नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अब चांद को फतेह करने के बाद आज भारत सूरज पर अपना परचम लहराने वाला है और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने फाइनल पॉइंट में एंट्री लेने वाला है। 2 सितंबर को शुरू हुए आदित्य L1 की यात्रा 126 दिन बाद 37 लाख किलोमीटर का सफर पूरा कर हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाली है। हेलो ऑर्बिट वो पॉइंट जहां गुरुत्वाकर्षण दोनों ही सूरज और पृथ्वी का बराबर है, जिसके बाद भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर हो जाएगी। आज शाम ठीक 4 बजे आदित्य L1 एक बार फिर से भारत को उसी तरह के गर्व का एहसास कराएगा जैसे करीब 5 महीने पहले चंद्रयान के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के वक्त हुआ था। इसरो के वैज्ञानिक इसकी उपलब्धि से सूरज के रहस्यों का पता लगा पाने में आसानी होगी और सूरज पर इसरो का यह मिशन अगले 5 साल तक सौर मंडल की स्टडी करेगा। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी है। इसकी सफलता को लेकर सभी आश्वस्त हैं और इसके सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हालांकि क्रूज मोड में है और जैसे ही वो हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा उसके इंजन को स्टार्ट किया जाएगा। पिछले साल 2 सितंबर को इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और आज ठीक 126 दिनों बाद इसका सूरज से सामना होने वाला है। और आज शाम को 4 बजे आदित्य L1 सोलर सिस्टम के उस पॉइंट में एंट्री लेगा जहां पर धरती और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक जैसा रहता है। इससे इसरो के आदित्य L1 को वहीं स्थिर होकर स्टडी करने में परेशानी नहीं होगी। वैसे भी सूरज के करीब जाना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बहुत असंभव सा काम होता है, लेकिन उसकी दूरी इतनी होगी कि उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी और लगातार वो सूरज के ऊपर अपनी नजर बनाए रख पाएगा। L1 बिंदु है वो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए कि वहाँ पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक समान है। ये एक ऐसा बिंदु है, सिर्फ उस बिंदु तक पहुँचना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो मैथमेटिकली एक ऐसा पॉइंट है, ज़रा सा इधर हुए तो पृथ्वी की तरफ आ गए, ज़रा सा उधर हुए तो सूर्य की तरफ ड्रिफ्ट कर गए। तो इस बिंदु के चारों ओर जो है एक ऑर्बिट में हमें आदित्य L1 को रखना है। उसके एक कारण ये है कि हम सीधे सूर्य को नहीं देख सकते हैं। सूर्य खुद से रेडियो सोर्स है, बड़ा स्ट्रांग रेडियो सोर्स है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ है उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से ये जो पूरा मिशन है वो मॉनिटर करके आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान कामयाब हुआ, अब नजर आदित्य L1 पर है। ठीक 126 दिन का सफर पूरा करने के बाद अब उस हेलो ऑर्बिट की तरफ ये सैटेलाइट बढ़ रही है जहां इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। हालांकि वो L1 पॉइंट पर नहीं होगा लेकिन उसके आसपास यानी कि उस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूमेगी। आज शाम 4 बजे आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज 1 पॉइंट के पास निर्धारित हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा, उस कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक मैनूवर के सफल होने के साथ ही आदित्य L1 उपग्रह लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए सूरज की स्टडी करना शुरू कर देगा, जिसमें 7 पेलोड हैं। हमारा मिशन सन को स्टडी करने के लिए है, तो L1 पॉइंट सन अर्थ से आगे है, सन की दिशा में। यदि हम सन और अर्थ को एक लाइन से कनेक्ट करें तो ये उस लाइन पे अर्थ से आगे है 1.5 मिलियन किलोमीटर, जबकि L2 पॉइंट अर्थ के पीछे है उसी सन अर्थ लाइन में। तो JWST चूंकि स्टार और दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसका मकसद सन को ऑब्जर्व करना नहीं है। यदि हम L2 पे भेजते तो सन को नहीं देख पाते, अर्थ ही अकल्ट कर लेता। तो इसका मतलब कि सोलर मिशन L1 पर बहुत फायदेमंद होता है। इनफैक्ट दूसरे कंट्री ने भी पहले L1 पे मिशन भेज चुके हैं सन को स्टडी करने के लिए और वो मिशन भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बेंगलुरु से टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, पहली चीज तो यह है कि फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से पूरा मिशन अभी चल रहा है, और दूसरी बड़ी बात है कि जैसे ही ये पॉइंट पर L1 आदित्य L1 पहुंच जाएगा तो उसके बाद फिर आगे क्या होगा?
देखिए, बहुत बड़ा दिन है इसरो के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा सैटेलाइट जो है तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर हमसे है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। स्टेट वेक्टर्स एक टर्म है, टेक्निकल टर्म, साइंटिफिक टर्म, जिसकी मदद से फिलहाल उस पूरे जो स्पेसक्राफ्ट है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमको ये बताया गया था इसरो की तरफ से कि अक्टूबर के महीने में एक कोर्स करेक्शन हुआ था। देखिए, हमने जब उसको अर्थ के बाहर भेज दिया ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके एनुअल पॉइंट की तरफ, यानी सूरज की तरफ उसको आगे बढ़ा दिया, तो वो क्रूज फेस में था। वहां पर वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष में एक एकांत में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में तैर रहा है। अब हम उसको उस ट्रेजेक्टरी के साथ साथ उसको हमको लेके जाना है ताकि वो L1 पॉइंट के पास पहुंचे। तो उसके लिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती है। अलग अलग उसके लिए एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर भी बनाया, जिसकी प्रशंसा खुद नासा और ईसा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियों से की है। इसरो ने एक बहुत खास सॉफ्टवेयर इस पूरे स्पेसक्राफ्ट के लिए तैयार किया है। आज क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि L1 पॉइंट जो है एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक मैथमेटिकल पॉइंट है। हमने ये काम पहले भी किया है। अगर हमारे दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में समझाएं तो जब मंगलयान हमने किया था, तब मंगलयान पर भी हमने उसकी जो ऑर्बिट है उसको इस तरह से चेंज किया था कि वो मंगल के आसपास चला जाए और वहां पर मंगल की ग्रेविटी से हमारा उपग्रह जो है वो मंगल के को ऑर्बिट करने लगा था। इसी तरह से चंद्रयान मिशन की बात कर लें तो वहां पर भी जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसने जब हमारे विक्रम और रोवर को, जो प्रज्ञान रोवर है, उसको उससे अलग किया था, तब भी हमने वहां पर इस मैन्यूवर को अंजाम दिया था। लेकिन वहां पर देखिए, समझना यह होगा कि वहां पर चंद्रमा की कुछ बहुत थोड़ी सी ग्रेविटी है, मंगल की ग्रेविटी है, तो वो पुल कर लेता है। मंगल और चंद्रमा की जो ग्रेविटी की वजह से वो सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो उस स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ पुल कर लेती है। लेकिन यहां पर जो L1 पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द हमें इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, वहां पर कोई ऐसी फोर्स नहीं है। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। और ये जो डाटा जिसकी मदद ईसा और नासा ने भी हमारे लिए किए जो कैलकुलेशंस में, उसमें हम देखेंगे कि एक लूप लेकर वो वहां पर जो है L1 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। ये जो प्रक्रिया है, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं, हालांकि इसमें टाइमिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वहां से किस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। 3:40 पर दोपहर में ये बताया जा रहा है कि उसका जो LAM 440 न्यूटन जो मोटर है उसको फायर किया जाएगा, फिर वो एक लूप बनाएगा। वहां पर आपको उसके एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। ये सब बातें हमने चंद्रयान के वक्त पर भी सुनी होगी अमित। तो वो एक बार जब उसका कोर्स एक तरह से उसको वापस उसको एक लूप करके उसके बाद में L1 पॉइंट के पास लाया जाएगा, उसके बाद उसको वहां पर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट जो है वो एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। हमने पृथ्वी के, अगर हम बात करें जो सैटेलाइट अभी तक हम स्थापित करते हैं पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में, वहां पर एक इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर ऑर्बिट होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होने की वजह से ये बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टी राघवन। क्या मुसीबतें हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह जो इसरो है वो इन चैलेंजेस को पार पाएगा, वो हमने पिछले सफल लॉन्चिंग में भी देखा है। चाहे हम बात ब्लैक होल को लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग की करें, मंगलयान की करें या चंद्रयान की करें, लेकिन जब ये L1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा उस कक्षा में आदित्य L1, तब किस तरह से स्टडी को अंजाम दिया जाएगा, पेलोड्स जो है वो कैसे स्टडी करेंगे, इसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। पहली बात, जब इसको L1 पॉइंट के हैलो ऑर्बिट में, इस हैलो ऑर्बिट क्यों कहा जा रहा है इसको, हमने जिक्र भी किया कि वहां पर ऐसी कोई वस्तु है नहीं, कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है जिसके इर्द गिर्द हमें घूमना है, एक पॉइंट के इर्द गिर्द हमें घूमना है। और ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है, तो इसका जो आप उसकी जो ऑर्बिट की जो कक्षा की जो दूरी देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ किलोमीटर्स की बात करते हैं, वहां पर वो 7 लाख किलोमीटर बाई 2 लाख किलोमीटर होगा। तो आप अंदाजा लगाइए, वहां पर पहले से भी 4 ऐसे ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं नासा और ईसा की, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज की, वो वहां पर ऑलरेडी हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे वहां पर प्लेस करना होगा। चूंकि वहां पर प्लेस होने के बाद वो सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाएगा, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये जगह है 15 लाख किलोमीटर पे। हालांकि अभी भी वो 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर जो है वो सूर्य से रहेगा, लेकिन सूर्य को बिना अवरोध के वो लगातार स्टडी करेगा। 7 पेलोड, उसमें जो सबसे मेन पेलोड है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया, जो VELC जिसे कहा है, जो कोरोना का जो आउटर मोस्ट लेयर है सूर्य की, वहां पर क्या गतिविधियां होती है, कोरोनल मास इजेक्शन जिसे हम सोलर तूफान भी कहते हैं, वो कैसे उठते हैं, वो उठने के बाद कैसे ट्रैवल करते हैं, पृथ्वी पर आने के बाद जो अंतरिक्ष मौसम है उसको किस तरह से वो प्रभावित करते हैं। अगर वो धरती की चुंबकीय शक्ति जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर ब्रीच कर अंदर आ जाए, पृथ्वी के अंदर आ जाए, तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को
वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सब की स्टडी वो एक उपकरण करेगा। इसके अलावा एक्सरे रेंज के कुछ वहां पर उपकरण लगे हुए हैं। यूवी फिल्टर्स में, यूवी लाइट्स में सन की स्टडी की जाएगी ताकि उसकी जो संरचना है, आंतरिक संरचना, उसको स्टडी किया जा सके। जो मैग्नेटिक फील्ड सन से अर्थ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि हम 15 लाख किलोमीटर आगे हैं पृथ्वी से, तो हमारे उपकरणों की मदद से हम ये जान पाएंगे कि उसकी गति क्या है, वो किस दिशा में बढ़ रही है, क्या वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे हम पृथ्वी पर मौसम का पूर्वानुमान लगा देते हैं, उससे हमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। ये कोशिश यही है कि अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके, साथ ही सन की संरचना को स्टडी किया जा सके। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब उस ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट जो L1 पॉइंट के आसपास है, वहां पर L1 आदित्य पहुंचेगा। बहरहाल नजर रहेगी, क्योंकि आज का दिन बेहद ही बड़ा और खास दिन है। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए टी राघवन आपका बहुत शुक्रिया।